नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और देहरादून की खबर के साथ हम इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की नई टीम अब बननी शुरू हो गई है। सीएम के निजी स्टाफ में 5 अधिकारियों की तैनाती हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की जो कोर टीम है वो अब बननी शुरू हो गई है और इसमें अभी फिलहाल 5 अधिकारियों की तैनाती हुई है। सुरेंद्र कुमार नए वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव बनाए गए हैं। के मदान को वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव बनाया गया है। भूपेंद्र सिंह बसेड़ा वरिष्ठ निजी सचिव बनाए गए हैं। कबीर अंसारी को निजी सचिव का पद दिया गया है। वहीं सुनील कुमार अपर निजी सचिव बनाए गए हैं। सभी सीएम के कार्यालय की स्टाफ की टीम अब बननी शुरू हो गई है। तो फिलहाल 5 अधिकारियों की तैनाती इस वक्त हुई है। तो जैसे ही मुख्यमंत्री ने पदभार ग्रहण किया, अब उनकी टीम बन गई है और पोर्टफोलियो का भी किसी भी वक्त पोर्टफोलियो का भी डिवीजन हो जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उनके इर्द गिर्द जो अधिकारी हों वो उनके गुड बुक्स में हो। लंबे वक्त से सियासी राजनीति में सियासी पारी खेल रहे हैं, कई अधिकारियों से उनका वाबस्ता रिश्ता रहा होगा। तो अब जो अपनी टीम बना रहे हैं उस टीम में अपने विश्वसनीय लोगों को रख रहे हैं जिनसे उनको लगता है कि वो बेहतर काम निकलवा सकते हैं। कोऑर्डिनेशन अधिकारी और मुख्यमंत्री के बीच हो तभी आउटपुट बेहतर होता है। इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए हर मुख्यमंत्री की कोशिश होती है कि कम से कम जो सीएमओ में है वहां पर उनके जो काफ़ी खास लोग होते हैं उनकी तैनाती हो। तो फिलहाल मुख्यमंत्री की नई टीम बननी शुरू हो गई है। 5 अधिकारियों की तैनाती सीएम स्टाफ के तौर पर हुई है। सीएम के निजी स्टाफ के तौर पर 5 अधिकारियों की तैनाती हुई है। सुरेंद्र कुमार को वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव बनाया गया है। के मदान की भी नियुक्ति वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव के तौर पर हुई है। भूपेंद्र सिंह बसेड़ा को वरिष्ठ निजी सचिव बनाया गया है। कबीर अंसारी को निजी सचिव का पद सौंपा गया। ये सभी सीएमओ के साथ अटैच होंगे, मुख्यमंत्री के साथ ये लोग जुड़े रहेंगे। सुनील कुमार हैं अब अपर निजी सचिव, इनको बनाया गया है। यह भी सीएम के कार्यालय के स्टाफ की टीम अब बननी शुरू हो गई है। तो ये 5 बड़े अधिकारी हैं जिनकी अभी तैनाती हुई है और धीरे धीरे करके जब सीएमओ में पूरी तरीके से टीम बन जाएगी उसके बाद ये पूरी गुंजाइश है कि जिलों में या फिर अलग अलग जगहों पर जो बड़े अधिकारी हैं वहां पर भी फेरबदल संभव है। इसमें जिलों के जो जिलाधिकारी हैं, पुलिस कप्तान हैं, वहां पर भी फेरबदल किया जाएगा क्योंकि एक परिपाटी रही है कि मुख्यमंत्री अपने विश्वसनीय लोगों को प्रमुख जगहों पर तैनाती करते हैं ताकि रिजल्ट वहां से, और क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक मुख्यमंत्री अपनी छवि और अपनी सरकार की छवि को सामने और बेहतर तरीके से पेश नहीं कर पाएंगे। सरकार नियम बनाती है, सरकार कानून बनाती है, सरकार प्लान लेकर आती है, लेकिन ये वही अधिकारी होते हैं जो ग्राउंड पर उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करवाते हैं। अगर सचिवालय में कैबिनेट ने कोई नियम बनाया, कोई कानून पास किया, मुख्यमंत्री ने किसी चीज़ का ऐलान किया, किसी प्लान का ऐलान कर दिया, तो उसकी जो पूरी जिम्मेदारी होगी वो विभागीय सचिव की होगी। जिस जिले में काम होना है वहाँ के जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी। ऐसे में हर मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उनकी नज़र में जो बेहतर परफॉर्मर हैं उनकी तैनाती की जाए, उनके जो खास लोग हैं उनकी तैनाती हो। तो फिलहाल मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की टीम बननी शुरू हो गई है। 5 बड़े अधिकारियों की तैनाती हुई है। सुरेंद्र कुमार को वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव बनाया गया है। के मदान को भी वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव के तौर पर तैनाती की गई है। भूपेंद्र सिंह बसेड़ा हैं वरिष्ठ निजी सचिव बनाया गया है। कबीर अंसारी को निजी सचिव का पद सौंपा गया है। वहीं सुनील कुमार को निजी सचिव बनाया गया। 3 अधिकारी हैं जिनको वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव बनाया गया है और 2 अधिकारी हैं जिनको निजी सचिव के तौर पर सीएमओ में तैनाती की गई है। वह बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया। प्रदेश कार्यालय में मदन कौशिक ने कार्यभार संभालने से पहले पूजा पाठ की, उसके बाद उन्होंने अपना ऑफिस ज्वाइन किया है। कार्यभार संभालने के बाद जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात की है मदन कौशिक ने। पूर्व अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत भी इस दौरान मौजूद रहे क्योंकि बंशीधर भगत और मदन कौशिक के बीच अपने पद का एक तरीके से कहें तो ट्रांसफर हुआ है।
मदन कौशिक जो सरकार में मंत्री हुआ करते थे, अब वो संगठन में चल गए, संगठन के प्रमुख हैं। तो बंशीधर भगत जो संगठन के प्रमुख थे, अब सरकार में मंत्री हैं। तो तस्वीरें देख रहे हैं, मदन कौशिक आज प्रदेश कार्यालय पहुंचे और उन्होंने अपना ऑफिस ज्वाइन किया है, पदभार ग्रहण किया है। हालांकि पदभार ग्रहण करने से पहले उन्होंने अपने दफ्तर में पूजा पाठ की है और पूजा पाठ करने के बाद उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया, कार्यभार संभाल लिया है। और सबसे पहले उन्होंने जो पदाधिकारी हैं उन लोगों के साथ मुलाकात की है, मीटिंग की है। चलिए बढ़ते आगे, देहरादून से ही अगली खबर है। वन विभाग में 10,000 प्रहरियों की तैनाती की जाएगी। बड़ी खबर देहरादून से, वन विभाग में 10,000 प्रहरियों की तैनाती होगी और इनमें से 5,000 महिला प्रहरियों को तैनात किया जाएगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वनाग्नि प्रबंधन की बैठक में इसके निर्देश दिए हैं। कैंपा में स्वीकृत धनराशि को तत्काल फील्ड लेवल तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। फायर लाइन की मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन सर्वे किया जाएगा। वनाग्नि शमन के लिए हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया। जिलाधिकारी नियमित रूप से वनाग्नि प्रबंधन की समीक्षा करें, कोई समस्या हो तो शासन को तत्काल अवगत करवाया जाए। तो 10,000 वन प्रहरियों की तैनाती होगी। अगली खबर देहरादून से है। बाल अधिकार संरक्षक आयोग ने 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कार्यशाला में शिरकत की और इस कार्यशाला का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत की है। अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ की बाल आयोग की अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में मौजूद थी। तो देहरादून में आज बाल आयोग की बैठक हुई, जिसकी शुरुआत, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने किया। अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ के बाल आयोग की अध्यक्ष भी इसमें मौजूद रही हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिनका काम होता है कि जो बच्चे होते हैं उनके अधिकारों का संरक्षण करना, मुख्यमंत्री ने इस कार्यशाला का उद्घाटन किया। फहीम तन्हा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, रेजिडेंट एडिटर। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए फहीम, कितने दिनों की ये कार्यशाला है और क्या कुछ इसका फोकस है? देखिए धर्मराज, ये 2 दिनों की कार्यशाला है और इसमें मुख्य तौर पर है कि जो बच्चे हैं उनमें नशे की प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। किशोर अवस्था के बच्चों में नशे की प्रवृत्ति देखने को मिल रही है और ये एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने भी है और ये इसको लेकर के बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी लगातार काम कर रहा है। कई बस्तियों में जाकर के आयोग की टीम ने कई बार सडनली चेकिंग अभियान तक चलाया है और उसमें कई बार बच्चे असंलित पाए गए हैं। छोटी छोटी बस्तियों में छोटे छोटे बच्चे असंलित पाए गए हैं। स्कूल कॉलेजेस के बच्चे उसमें संलिप्त हैं और नशे के आदी हो रहे हैं, उसका शिकार हो रहे हैं। पूरा नेक्सस एक तरीके से काम करता है। इसको लेकर के कई बार छापेमारी मुहिम भी चल रही है। लिहाजा बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इसको लेकर के एक वृहद स्तर पर अभियान चलाने की तैयारी की है और उसी मुहिम के तहत 2 दिवसीय कार्यशाला है। इसमें अन्य अड़ोस पड़ोस के राज्यों के बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष भी शामिल हैं और ये 2 दिनों तक कार्यशाला चलेगी। इसमें मुख्य तौर पर सामाजिक संगठनों को शामिल करते हुए उनको इसके प्रति अवेयरनेस बढ़ाने और इस अभियान से जुड़ करके अभियान को प्रभावी तरीके से समाज में फैलाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और चलिए आप मेरे साथ बनी रहिएगा फहीम। तो 2 दिवसीय कार्यशाला है जिसका शुभारंभ आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने किया है। देहरादून से भी अगली खबर है। 25 मार्च तक सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के आवेदन की तारीख को बढ़ाया गया है। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के आवेदन की तारीख अब 25 मार्च तक बढ़ा दी गई है। मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति की खंडपीठ ने इसके आदेश दिए हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने एलटी भर्ती परीक्षा के आवेदन की तारीख को बढ़ा दिया है। 4 दिसंबर 2020 सहायक अधीक्षक परीक्षा की अंतिम तारीख थी, जिसे कोर्ट में चैलेंज किया गया था। दून के निवासी हैं रविंद्र जोगरान, जिन्होंने इस मामले में एक याचिका दायर की थी, जिससे के बाद इस मामले में हाईकोर्ट ने इसे 25 मार्च तक बढ़ाने का आदेश दिया है।
बड़ी खबर देहरादून से ही है, जहां पर नैनीताल हाईकोर्ट ने एलटी भर्ती परीक्षा के आवेदन की तारीख बढ़ाई है। फहीम तन्हा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। फहीम, इस फैसले से उत्तराखंड के जो हजारों अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनको सीधे सीधे तौर पर फायदा होगा? बिल्कुल, देखिए क्योंकि कोरोना काल में वो नहीं कर पाए थे, इसलिए जब आवेदन की तिथि दिसंबर में समाप्त हुई तो उसके बाद ये मामला हाईकोर्ट गया था और इसमें लंबी सुनवाई के बाद सारे पहलू देखने के बाद हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है कि इसकी अभी और में समय दिया जाना चाहिए, ताकि जो जरूरतमंद है जो आवेदन कर सके प्रॉपर तरीके से। इसे 25 मार्च तक सप्ताह का ये समय दिया गया है। इस समय में कि जो अभ्यर्थी और इसमें शामिल होना चाहते हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं, तो बड़ा मौका मिला है और इससे जो वंचित रहने की एक संभावना थी वो खत्म हो गई। चलिए फहीम, अब मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो एक बड़ी राहत उन अभ्यर्थियों की है जो इस परीक्षा में शामिल होना चाहते थे। बढ़ते आगे, देहरादून से भी अगली खबर है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज एक अहम बैठक करने वाले हैं। शाम 4 बजे सचिवालय में यह बैठक होगी, जिसमें वैक्सीनेशन को लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मंथन करेंगे। कोरोना के टीकाकरण में तेजी लाने पर मंथन किया जाएगा। कैसे उत्तराखंड में वैक्सीनेशन को गति प्रदान की जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगवाया जाए, इसको लेकर सचिवालय में शाम 4 बजे बैठक होगी। मेरे साथ फहीम तन्हा लगातार जुड़े हुए हैं। फहीम, 4 बजे जो बैठक होगी उसमें तीरथ सिंह रावत इस बात की रूपरेखा खींचने की कोशिश करेंगे कि कैसे आम जन तक वैक्सीनेशन पहुंचे, क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती है उत्तराखंड जैसे राज्य की। जी बिल्कुल, देखिए धनराज, ये बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को पार करते हुए अगर एक तरीके से राहत भरी बात ये है, तकरीबन 1 लाख ज्यादा लोग टीकाकरण हो चुका है। 97,000 ऐसे अब तक की स्थिति में जिनको पूर्ण रूप से यानी दूसरी खुराक भी दी जा चुकी है, तो एक तरीके से कहें तो राहत भरी बात है उपलब्धि के तौर पर। लेकिन अभी इसकी गति बढ़ाई जानी है। बढ़ाए जाने की मुख्यमंत्री रावत बैठक करने वाले हैं, क्योंकि बड़ी तादाद है जो अगर हम चरण के हिसाब से देखते हैं तो जैसे कोरोना वॉरियर्स को पहले चरण में वैक्सीन दी गई, उसके बाद दूसरे चरण में 60+ की वैक्सीन दी जा रही है। उसके अलावा भी वैक्सीन उपलब्ध है जो बुजुर्ग या दूसरे जो और लोग हैं जो बीमार हैं उनको भी दी जा रही है। जो कोरोना वायरस अलग अलग ड्यूटी में चाहे पुलिस सर्विसेज में है या दूसरी सर्विसेज में है उनको भी दी जा रही है। तो ये एक बड़ा अभियान है और इसको तेजी और इसमें कैसे लाई जा सकती है, ये एक अहम इस समय का प्रश्न है। तो एजेंडे में ये आज की बैठक के एजेंडे में मुख्य तौर पर है कि इस वैक्सीनेशन में तेजी कैसे लाई जाए, संसाधन जुटाने को लेकर के और वैक्सीन उपलब्ध होने को लेकर के, आवश्यकता और उपलब्धता, इन दोनों बिंदुओं को लेकर के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत समीक्षा करेंगे। जिस तरीके से केसेस अभी आ रहे हैं हालांकि कम है, लेकिन अगर हम पिछले 24 घंटे का आंकड़ा देखते हैं तो 60 केसेस उत्तराखंड में आए थे, जिसमें से 35 केसेस देहरादून में है और अभी 650 कोरोना पॉजिटिव केसेस अभी एक्टिव हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं तो अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि निश्चिंत होकर के कोरोना से बैठा जाए। तो लिहाजा इन दोनों ही मुद्दों को लेकर के समीक्षा बैठक होनी है और इसमें निर्देश जिस तरीके के आएंगे वो बैठक के बाद वो देखना होगा। जी फहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फहीम तन्हा हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे रेजिडेंट एडिटर जो देहरादून से तमाम खबरों पर अपडेट दे रहे थे। चलिए बढ़ते आगे, हरिद्वार से अगली खबर है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक आदेश जारी किया है। कुंभ को लेकर यह आदेश मुख्यमंत्री ने जारी किया है। गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन को सीएम ने यह आदेश दिया है कि कुंभ खत्म होने तक मेला क्षेत्र में ही कैंप करेंगे गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन। इसके अलावा 8 पीसीएस अधिकारियों को भी कुंभ में तैनाती की गई है। तो बड़ी खबर यही है, मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे निर्देश गढ़वाल कमिश्नर को दिया है कि जब तक कुंभ आधिकारिक तौर पर संपन्न नहीं हो जाता तब तक कमिश्नर साहब वहीं पर कैंप करेंगे, क्योंकि जब कमिश्नर वहां पर रहेंगे तो चीज़ों को ग्राउंड पर वो बेहतर तरीके से समझेंगे और वहां पर जो स्थिति है उसको वो बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। इसके अलावा 8 पीसीएस अधिकारियों को भी कुंभ में तैनात किया गया है। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां पर सब्जी व्यापारियों ने एक अनोखा प्रदर्शन किया है। ऋषिकेश नगर निगम के खिलाफ चिता पर लेटकर सब्जी व्यापारियों ने विरोध जताया है। जीवनी माई मार्ग पर मंडी नहीं लगने से व्यापारियों में काफी गुस्सा है। व्यापारियों ने मंडी में उचित स्थान मिलने की मांग की है।
व्यापारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं होती है तो उनके पास अनशन के अलावा दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। तो ये एक सांकेतिक प्रदर्शन था जिसमें चिता पर लेटकर प्रदर्शन किया गया। यानी जो सब्जी व्यापारी हैं वो इस बात को और इशारा कर रहे थे कि अगर उनको जगह नहीं मिलेगी तो संभवतः उनके लिए अब मरने के अलावा कोई विकल्प उनके पास बचेगा नहीं। कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव के कारण जो है सब्जी मंडी को जो है अन्यत्र 2 जगह शिफ्ट कर दिया गया था, मगर कोविड पूरी तरह से लगभग जो है नियंत्रण में है। और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी द्वारा भी जो है कुंभ में आने वाले यात्रियों की किसी प्रकार की कोविड रिपोर्ट की उन्होंने बाध्यता समाप्त कर दी। उन्होंने कहा सब लोग आएँ, लोग आएंगे तो रोजगार चलेगा। तो उनकी सोच है कि रोजगार दें और लोगों का भला हो। यहाँ पर ये जो तीसरी सरकार बोल रहे हैं, चाहे इसका पॉलिटिकल सिस्टम है चाहे एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, ये इतना हठधर्मी हो चुका है कि वो कोविड के बहाने से पहले तक एपिडेमिक डिजीज कंट्रोल एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का हवाला दे करके इन पर बहुत मुकदमे लगाए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जी उनको भी हटा दिया गया है कि अब ये सब मुकदमे खत्म होंगे, मगर मंडी को अपने यथास्थान नहीं जाने दिया जा रहा। ना इनको जो है किसी प्रकार का विकल्प जो है ऐसा विकल्प जहां रोजगार हेतु उपयुक्त स्थानीय ने मिल जाए और वो परमानेंट हो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव के कारण जो है तो 50-55 लोग हैं जो कि आज भी घर पे बैठे हुए हैं और स्थिति दिन पे दिन दैनीय होती जा रही है। बच्चों का फीस नहीं, घर का गुजारा नहीं हो पा रहा है, कमरे की किराया नहीं हो पा रही है, दवाई दर्पण नहीं हो पा रहा है। दिन पे दिन स्थिति खराब होती जा रही, बिगड़ती जा रही है। आज तो चिता लेटने कार्यक्रम चल रहा है हम लोग का। इससे भी सरकार ने इससे नगर निगम नहीं सुनती है, हम लोग अनशन पे भी जाएंगे और सरकार मिलेंगे। और हमें नगर निगम से यही आग्रह है कि हमें जूनीमाई रोड पे शिफ्ट कर दिया जाए। तो 50-55 लोग हैं जो कि आज भी घर पे बैठे हुए हैं और स्थिति दिन पे दिन दैनीय होती जा रही है। बच्चों का फीस नहीं, घर का गुजारा नहीं हो पा रहा है, कमरे की किराया नहीं हो पा रही है, दवाई दर्पण नहीं हो पा रहा है। दिन पे दिन स्थिति खराब होती जा रही, बिगड़ती जा रही है। आज तो चिता लेटने कार्यक्रम चल रहा है हम लोग का। इससे भी सरकार ने इससे नगर निगम नहीं सुनती है, हम लोग अनशन पे भी जाएंगे और सरकार से भी मिलेंगे। और हमें नगर निगम से यही आग्रह है कि हमें जूनीमाई रोड पे शिफ्ट कर दिया जाए। तो 50-55 लोग हैं जो कि आज भी घर पे बैठे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।